जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए आज चलते हैं, मॉडल पेपर हल करेंगे कक्षा 10 का, जो कि बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं। उसी का एक सेट लेकर चलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो सेट लेकर चलेंगे सेट 1 है 822 MV 2020। इस सेट को हल करेंगे पूरे एनालिसिस के साथ। प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, कैसे उसमें अच्छे स्कोर कर सकते हैं, कैसे अपना समय बचा सकते हैं, इन सब पे पूरी चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में कुल 7 प्रश्न आते हैं, जो कि कई भागों में बटे होते हैं। उस 7 प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास पर्याप्त 3 घंटे का समय होता है और स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको मिलते हैं पेपर को पढ़ने के लिए। जब आप पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करना होता है। पेपर पर स्टार्टिंग में लिखा रहता है कि किस खंड से कितना प्रश्न करना है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि हमें सारा का सारा क्वेश्चन आ रहा है तो सारा का सारा क्वेश्चन करके आए। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आपको जिस खंड से जितना प्रश्न करना है सिर्फ उतना ही प्रश्न करिए। अदरवाइज आप सोच रहे हैं कि मुझे पूरे खंड से पूरे प्रश्न आ रहे हैं, आप किसी खंड से कोई प्रश्न गलत कर देते हैं तो सही वाले प्रश्न पर ध्यान न दे करके गलत, अगर एक भी प्रश्न गलत हो जाता है तो उसको गलत, एक क्वेश्चन गलत करके, यानी उस खंड से एक क्वेश्चन आपका गलत मान लिया जाता है और आपका जो नंबर है वो काट दिया जाता है। तो आप ऐसी कतई गलती ना करें कि 4 क्वेश्चन करना है, मुझे 5 प्रश्न दिया हुआ है तो पांचों के पांचों प्रश्नों को कर दें। ऐसा कतई गलती ना करें बोर्ड के एग्जाम में। जब भी आप प्रश्न हल कर रहे हैं तो जितने प्रश्न है सिर्फ उतने ही हल करिए, जितने कहा गया उतना ही हल करिए। इससे आपको क्या होगा कि आपका समय भी बचेगा और आप सही ढंग से लगाए हैं, सही लगाए हैं प्रश्न, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं कि मेरा पूरा स्कोर आ सकता है। अदरवाइज आप आधे अधूरे से अगर कोई प्रश्न लगाते हैं, बाकी आप पूरे प्रश्न लगाते भी हैं, तो आधे अधूरे वाले पर क्वेश्चन का नंबर कम आता है तो वहीं कम वाला नंबर जोड़ा जाएगा, अधिक वाले मार्क नहीं जोड़े जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो चलिए एक एक पॉइंट हम हल करते हुए बताएंगे। जो पहला पेपर है उसको समझिए। पहले क्या क्या कहा, और उसमें लिखित रूप में 15 मिनट का जो समय होता है उसमें क्या क्या मेन पॉइंट दिया रहता है उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। उसमें पॉइंट दिया रहता है कि इस प्रश्न में कुल 7 प्रश्न हैं, यानी 7 प्रश्न हैं। उसमें से दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सातों के सातों प्रश्न करना है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि उसमें से कितने खंड करने हैं। मतलब आपको जितने खंड करना है सिर्फ उतना ही खंड करिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, मतलब जो भी प्रश्न करना है उसके अंक सामने लिखा रहता है। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंतिम तक प्रश्न करते जाइए। जो प्रश्न आता न हो उस पर अपना समय नष्ट न कीजिए। मतलब आपको एक आगाह किया जाता है कि आप प्रश्न स्टार्टिंग से प्रारंभ करिए और उसको अंत तक हल करते जाइए। लेकिन यदि आपको नहीं आता है कोई प्रश्न तो आप उस पर समय व्यर्थ न करें, उसको छोड़ करके स्किप करके आगे वाला प्रश्न लगाइए। अगर आपको स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप परेशान ना होइए, उसको छोड़ दीजिए। स्टार्टिंग के प्रश्नों को, अंत के प्रश्नों को हल करिए। अगर आप स्टार्टिंग से नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा से जहां से मर्जी वहां से कर सकते हैं,
परंतु आप स्टार्टिंग से यदि करते हैं तो कॉपी एग्जामिनर को चेक करने में थोड़ा सहूलियत होती है और एग्जामिनर आसानी से कॉपी चेक करते हुए आगे बढ़ जाता है। चलिए अगला पॉइंट दे रहा है, यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कार्य कीजिए और उसे क्रॉस से काट दीजिए, उस पृष्ठ पर कोई हल न लिखिए। मतलब जो स्टार्टिंग का जो पेज होता है उसका लेफ्ट पेज जिसपे हम लोग ऊपर वाले यानी फ्रंट पेज पे हम लोग अपना डिटेल्स भरते हैं, डिटेल्स भरने के पश्चात जब उसका जब राइट साइड जाएंगे दूसरे पेज पे तो वहीं लेफ्ट पेज होता है, वहां पे प्रश्न हम लोग करते हैं रफ कार्य। तो रफ कार्य वहां पे कर सकते हैं, अदरवाइज आप जिस पेज पे वर्क कर रहे हैं, जिस पेज पे आप कॉपी लिख रहे हैं उस पेज पे भी रफ कार्य करना चाहते हैं तो एक स्केल से लाइनिंग खींच दीजिए, छोटी लाइनिंग खींच दीजिए और रफ कार्य करने के पश्चात उसको क्रॉस कर दीजिए। ये भी आप तरीका अपना सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो तरीका होता है वो लेफ्ट पेज होता है, पहले पेज का लेफ्ट साइड वाला पेज, उस पर आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। मतलब ऐसा मत करिए कि आप इस पेज पे लिख रहे हैं तो इस पेज पे न लिखें, आप दोनों साइज पेज पे हल करिए और दोनों साइज लिखिए, ठीक है। और दूसरी बात कि जो प्रश्न नंबर 1 है जो वैकल्पिक है, प्रश्न नंबर 1 के वैकल्पिक का आपको हल नहीं लिखना है, आपको सिर्फ वैकल्पिक का आंसर देना होता है। आप वैकल्पिक का आंसर दीजिए, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा सही है आप उसको नोट करिए बस। इसके बाद कह रहा है कि जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल को अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। यानी कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में जिसको हल करने के लिए आपको चित्र बनाना आवश्यक होता है। जैसे ऊंचाई और दूरी का प्रश्न हो तो वहां पे चित्र बनाने की जरूरत पड़ जाती है। जो क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आपको प्रश्न के लिए चित्र बनाने की आवश्यकता होती है, वहां पे आप चित्र बना सकते हैं। तो जहां पे लगे आपको चित्र बनाने की आवश्यकता वहां पे बनाइए। दूसरी बात कि जब आप ज्योमेट्री हल करते हैं तो ज्योमेट्री में वहां पे आप कुछ चित्र बनाना आवश्यक हो जाता है। कुछ सवाल आते हैं जो सिद्ध करने वाले, उसको बिना चित्र बनाए आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखते हुए प्रश्नों को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रयास करिए कि पहले छोटे छोटे प्रश्नों को हल करिए, उसके बाद बड़े प्रश्नों को हल करिए। बाकी आपकी इच्छा, आप जैसे चाहें वैसे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता पहले छोटे प्रश्नों से दीजिए, क्योंकि आप बड़े प्रश्न जब हल करेंगे बाई चांस एक प्रश्न नहीं आया, 2 प्रश्न नहीं आया, 3 प्रश्न नहीं आया तो आप होपलेस हो जाएंगे। तो आप प्रयास करिए कि छोटे प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करें और छोटे प्रश्नों को धीरे धीरे हल करेंगे तो धीरे धीरे जब प्रश्न आने लगेंगे तो आप आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं पहला पेपर जो 2020 का है। आप चैनल पे बने रहिए, मैं पर डे आपको एक एक पेपर हल करवाऊंगा और ये जो डिस्क्रिप्शन है वो केवल सभी वीडियो में नहीं मिलेगी, कुछ कुछ वीडियो में मिलेगी। मैं डायरेक्टली पेपर हल करवाऊंगा हर एक वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दिया है पहला क्वेश्चन, सभी खंड कीजिए। यानी पहले क्वेश्चन के अंतर्गत दे रहा है सभी क्वेश्चन हल कीजिए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, आप उसमें से चूज करना है आपको ऑप्शन। चलिए दिख रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर के 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटे में 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। चलिए हल देखते हैं इसका। दिया है पहला क्वेश्चन है 1458
58 बटे में 1250। दशमलव का इतने का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा? तो दशमलव प्रसार करने के लिए हम लोग करते क्या, पहले हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, इसको तोड़ते हैं। जो हर होता है, हर को तोड़ते हैं 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप में तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ लेंगे, उसके बाद तो उसको हल करेंगे। चलिए तो इसको पहले फैक्टर करते हैं, देखिए फैक्टर में क्या आता है। इसको लिखेंगे हम लोग 1250 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 2 से फैक्टर करें, 2 छक्का 12, 2 दूना 4 और 2 पाँचे 10, फिर 5 से कटाएंगे तो बनेगा कितना, तो बन जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 पचे 25, 5 से कटा देंगे तो 25 आ जाएगा, 5 से कटा देंगे 5 आ जाएगा और 5 से कटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब मिला 2 पे पावर 1 गुणे 2 पे पावर 4, सॉरी 5 पे पावर 4। चलिए अब आते हैं प्रश्न पे। इस संख्या को हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1458 बटे में 2 पे पावर 1 और गुणे लिख सकते हैं 4 पे पावर, सॉरी 5 पे पावर 4। ठीक है, इसके बाद क्या काम करेंगे, हम जानते हैं कि 2 गुणे 5 बराबर होता है 10। तो 2 गुणे 5 बराबर 10 हो गया। अगर हम लोग इस पे 2 पे भी पावर m लिख लें और 5 पे भी पावर m लिख लें तो इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणे 5 पे पावर m, इसका मतलब हो जाएगा 10 पे पावर m। तो कंडीशन है कि अगर 2 पे भी पावर सेम हो जाए, 5 पे भी पावर सेम हो जाए, तो दोनों कंडीशन में हम लोग उसको 10 लिख सकते हैं। वही काम करने जा रहे हैं यहाँ पे। अगर 2 पे भी पावर 4 बना दे तो कितनी 2 की जरूरत पड़ती है, तो मुझे 2 पे पावर 3 की जरूरत है, यानी 8 की जरूरत है। 2 पे पावर 3 का ऊपर, 2 पे पावर 3 का नीचे गुणा कर देते हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 1458 गुणे 8 बटे में हो जाएगा 2 पे पावर 4 और गुणे 5 पे पावर 4। 8 बाटे 64, 8 पाँचे 40, 40 छः 46, 8 चौका 32, 32 4 36 और 8 एकम 8, 8 3 11 बटे में हो जाएगा 2 पे पावर 4 गुणे 5 पे पावर 4। मतलब लिख सकते हैं 1 6 6 6 4 बटे में हो जाएगा 2 गुणे 5 पे पावर 4। मतलब लिख सकते हैं 166, सॉरी 116 है, 11664 बटे में लिख सकते हैं हम लोग 10 पे पावर 4। 10 पे पावर का 4 का मतलब हो जाएगा कितना, 1 1 6 6, सॉरी हाँ 6 6 4 बटे में लिख सकते हैं 1000 10,000। इसका मतलब इसमें जब भाग देंगे तो 0.1 2 3 4 अंक, मतलब हो जाएगा 1.1664। जो दशमलव लग रहा है कितने अंक पे लग रहा है, तो दशमलव हम लोग कह सकते हैं कि 4 अंकों पर लग रहा है। यानी पहले जो क्वेश्चन होगा उसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन सही है, इसका 4 होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रफ कार्य में कर सकते हैं, आपको मल्टीपल चॉइस है तो मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन 4 इसका सही है, आप 4 ऑप्शन लगा सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूंगा। यदि आपको फास्ट देखना है वीडियो को
तो आप स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित है, आप चित्र देख रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। चलिए समझिए इसको। जो चित्र था आप देख रहे होंगे, चित्र ऐसे दिया हुआ, ऐसे ऐसे दिया हुआ। इसमें कह रहा है कि बहुपद के शून्यांक कितने होंगे। बस आपको जब शून्यांक पूछ दे तो आप ध्यान दीजिए कि ये एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पर काटता है, वहीं उसके शून्यांक के अंक लिखे जाएंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 चार बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही होगा 4, यानी ऑप्शन बी इसका सही है, सॉरी फोर्थ सही है। यानी इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका है, इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, यही इसके हल है, मतलब 4 शून्यांक आ सकते हैं इसके शून्यांक। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रहा है ग में कि त्रिभुज, आप चित्र में देख सकते हैं लिखा हुआ, सॉरी प्रश्न में स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रश्न। त्रिभुज एबीसी और डीईएफ दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB बटा में DE, मैं त्रिभुज बना ही दे रहा हूं, ABC और एक त्रिभुज है DEF, DEF। क्वेश्चन में दे रहा है कि AB बटे में DE, AB बटे में DE बराबर BC बटा में EF बराबर दे रहा है AC बटे में DF, और आंसर में दे रहा है 4/9। तो प्रश्न की बात को बोल रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, यानी दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या निकालेंगे। तो ये स्थिति तब लागू होती है बेटे जब दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप की स्थिति में क्या होता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। यानी इसका फार्मूला होता है AB बटा में DE, यानी ये स्क्वायर ये भी स्क्वायर, या लिख सकते हैं BC बटा में EF, इस दोनों का स्क्वायर, या लिख सकते हैं AC बटा में DF, इन दोनों का स्क्वायर। यानी इन दोनों का जब स्क्वायर यानी 4/9, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे 16, इसका करेंगे तो 81। यानी आपका जो ऑप्शन सही है वो तीसरा ऑप्शन सही है, 16 बटा में 81। ये आपको रूल्स याद होना चाहिए जो कि पढ़ाया गया है आपको समरूप वाले चैप्टर में, कि त्रिभुज में समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए लिखा हुआ है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बता दिया है 0। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर
4 थीटा की वैल्यू कितनी होगी। चलिए हल करते हैं। आप इतना जानते हैं कि ये जब प्रश्न में दिया हुआ है तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है। इसका कहने का मतलब है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है वो 0 की बराबर बता रहा है। तो इसको जब हल करेंगे हम लोग तो लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये कौन सी स्थिति होती है कि जिसमें साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान दोनों बराबर होता है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग इसकी बटे में लेकर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा की जो वैल्यू, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान एक ही कोण ऐसा होता है, हम लोग लेकर चले 45 अंश जिसपे बराबर होता है। बट इसको अगर हल करें तो हम लोग लेकर आ सकते हैं। तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यानी इसको लिखेंगे तो हो जाएगा tan थीटा और tan थीटा बराबर 1। यानी इसको हम बता सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है tan 45 डिग्री। यानी थीटा का जो मान आ गया वो 45 डिग्री आ गया। कुछ नहीं करना है आपको, थीटा का मान रख देना वहां पे। जब थीटा का मान रखेंगे तो लिख सकते हैं साइन 45 और होल टू द पावर लिख दीजिए 4 प्लस लिख सकते हैं cos थीटा यानी cos 45 इसका भी पावर होल टू द पावर 4 लिख दीजिए। इसकी जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है, पावर लगा दीजिए 4 और प्लस इसकी भी वैल्यू लिख सकते हैं 1/√2 और पावर 4 लगा सकते हैं। यानी इसको 4 टाइम्स लिखेंगे। तो जब 4 टाइम्स लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, √2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। यानी इस पूरे को जब लिखेंगे तो इतने का मतलब बनेगा 1/2 और इतने का मतलब भी बनेगा 1/2, यानी फाइनल 1/4। यानी इस वाले पार्ट का आंसर 1/4 आएगा, इसका भी 1/4 आएगा। यानी इस दशा को हम दर्शाएंगे तो इस वाले की जो वैल्यू आएगी 1/4 होगी और इस वाले की भी वैल्यू 1/4 होगी। समझ में नहीं आया तो देख लीजिए, यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा 1/√2 1/√2 1/√2 और 1/√2। यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 और 1/2 बराबर 1/4। वही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के पश्चात ये एलसीएम बनेगा 4, यानी 1 + 1 2/4 कटाएंगे तो 1/2 और यही 1/2 इसका आंसर है इस प्रश्न का। प्रश्न आसान है, बस आप समझ पाएंगे तब लगा पाएंगे, अदरवाइज देखने में पावर 4 दे दिया है तो आप सोचेंगे इतना बड़ा प्रश्न कौन लगाएगा, स्किप कर जाएंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है बिंदु 3,4। आप प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है स्क्रीन पर 3,4 और दिया हुआ है और वाई अक्ष से दूरी, यानी 3,4 का वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है। वाई अक्ष से दूरी तो 3,4 पहले होगा कहाँ, ये पहले ढूंढिए, उसके बाद वाई अक्ष से दूरी निकालिए कि वाई अक्ष से इसकी दूरी कितनी होगी। तो 3 कामा इधर कह रहा है कि 3 कामा इधर चलना है, 3 कामा तो 3 यहाँ पे 3 की लाइन खींच देंगे इधर, और कह रहा है 4 यानी वाई अक्ष पे चलना है, यानी यहाँ अब यहाँ से इस तरह लाइन कट कर दीजिए। यानी यहाँ पे बिंदु है 3,4। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि ये वाई अक्ष से कितना दूर है, यानी ये दूरी को पूछ रहा है, ये कितना दूरी पे है। तो बताओ कि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, वही दूरी होगा इसका। ये जितनी दूरी होगी तो यहाँ से दूरी बता रहा है 3, ये भी दूरी बताएगा 3, यानी वाई अक्ष से जो दूरी होगी वो x बराबर जो मान आएगा वही आंसर होगा आपका।
यानी आंसर आएगा आपका 3 मात्रक आएगा। तो 3 इकाई इसका ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन 2 इसका भी सही है। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सबसे आसान क्वेश्चन था। बावन पत्तों की फेंटी हुई ताश की गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता होगी। इक्का नहीं होने की प्रायिकता, ये बताइए इक्के के टोटल पत्ते कितने होते हैं। आप ताश की गड्डी तो देखे ही नहीं होंगे, अगर देखे होंगे तो जानिए कि ताश के पत्ती में 1 नंबर होता है उसके 4 पत्ते होते हैं, 2 नंबर लिखा रहता है उसके भी 4 पत्ते होते हैं, 3 नंबर लिखा रहता है उसके भी 4 पत्ते होते हैं। इस तरह से 10 नंबर तक के पत्ते जो होते हैं वो 4 नंबर के होते हैं। एक पत्ते पे जे लिखा रहता है उसके भी 4 पत्ते होते हैं, एक पत्ते पे के लिखा रहता है उसपे भी 4 पत्ते होते हैं, और एक पत्ते जो क्यू लिखा रहता है उसके भी 4 पत्ते होते हैं। इस प्रकार अगर टोटल पत्तों की संख्या जोड़ेंगे तो टोटल होती है 52। टोटल 52 पत्ते होते हैं। लेकिन प्रश्न में पूछा हुआ है कि 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो इक्का के कितने पत्ते हैं? 4 पत्ते ये नहीं होने की प्रायिकता। तो 4 पत्ते अगर नहीं होंगे तो होंगे कितने? तो यहां से यहां तक जोड़ेंगे तो आएगा 48, 48 पत्ता आएगा। तो 48 को अपना इसको दर्शाएंगे कैसे? तो प्रायिकता निकालते समय हम लोग निकालते क्या है? प्रायिकता में हम लोग की जो कंडीशन आने वाली होती है उसको ऊपर लिखते हैं, आने वाली स्थिति कितनी आना है उसको लिखेंगे ऊपर अंश के रूप में, और कुल संख्या होती है उसको नीचे लिखेंगे, यानी कुल संख्या। तो अब इसमें प्रायिकता यही कंडीशन निकल करके आ रही है, तो हम प्रश्न में क्या लिखेंगे? इक्का न आने की प्रायिकता तो इक्का न आने की प्रायिकता जो बनेगी तो हो जाएगी 48 बटे में 52, 4 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 12, और 4 से कटाएंगे तो ये आएगा 13, यानी 12 बटा 13 इसका आंसर सही होगा। जो क्वेश्चन इसका ऑप्शन जो है वो 4 यानी चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन इसका आप सॉल्यूशन आपको नहीं देना है, आपको सिर्फ ऑप्शन लगाना है। मल्टीपल चॉइस है तो आप ऑप्शन लगा करके इसको हल करके दे देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बट मेरा काम है कि आपको एनालिसिस के साथ साथ पूरा एक्सप्लेन के साथ बता रहा हूं, आप इसका ध्यान दीजिए। अगर आपको पता रहेगा तो बोर्ड के एग्जाम में आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए एक प्रश्न दे रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सभी खंड कीजिए करना है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 2 से भी कह के किन मानों के लिए युगपत समीकरणों दिया हुआ है 3x प्लस y इज इक्वल टू 1 दिया है, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। और एक समीकरण दिया हुआ है 2k -1 इंटू एक्स प्लस k -1 इंटू वाई इज इक्वल टू दिया है 2k + 1 का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो इसके लिए क्या लिखा जाता है? यानी कोई हल ना की कंडीशन में रेखाएं समांतर होती है, कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं है कि मतलब कि दोनों के दोनों रेखाएं ये समांतर होंगी। समांतर की स्थिति में क्या आता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब क्या?
इस समीकरण का मतलब है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। या इसको अगर ऐसे ना लिखना चाहें तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, इसको उस साइड रखिए, दोनों को रखिए, माइनस रखिए या प्लस रखिए, दोनों को इक्वल ही रख लीजिए, मान लेते हैं ऐसे। समानता आपके समीकरण ऐसे होते हैं, तो आप समीकरण को दोनों में से कोई तरीका अपना सकते हैं। चलिए तो अब मैं इस तरीका को लेकर चलता हूँ c1 और इसको लिख सकता हूँ c2 बराबर 0, ये भी बराबर 0। इस स्थिति में लेकर चलेंगे तो अब क्या काम करेंगे, इन्हीं गुणांकों को लेकर चलते हैं, ये गुणांक और ये। अच्छा, a1 अपान में a2, b1 अपान में b2, c1 अपान में c2, लेकिन a1 अपान में a2 और b1 अपान b2 की जो वैल्यू बराबर होती है, परंतु c1 अपान c2 की जो वैल्यू है तीन दोनों के बराबर नहीं होती है। इस प्रश्न को ऐसे ही हल करेंगे तो इसका मतलब कह रहा है कि 3/2 -1 बराबर 1/, क्योंकि इसका गुणांक 1 है तो 1/, लिखेंगे क्या, 1/, k-1 और बराबर नहीं है 1/, ये भी धनात्मक साइन है, ये भी धनात्मक साइन है, रख दीजिए सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे लिखाएंगे इस साइड लाएंगे तो माइनस में होगा, इस साइड लाएंगे तो माइनस में होगा, तो आप डायरेक्ट लिखिए। तो 2k+1 करना क्या है आपको, तो आपको करना है कि पहले यहां से k का मान निकाल लीजिए और k का मान निकालने के पश्चात आप उसको कंपेयर करिए उसके बाद थर्ड वाले पोर्शन से। पहले इन दोनों से k का मान निकाल लीजिए, k का मान कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3/2k-1 इज इक्वल टू 1/k-1। फिर ये गुणा करेंगे तो 3k-3 इज इक्वल टू ये जाएगा तो 2k और -1, इसको इस साइड लाइए, 3 को उधर भेजिए तो ये इस साइड आएगा तो 3k-2k इज इक्वल टू ये जाएगा राइट साइड तो -1 और +3, ये हो जाएगा k और इस साइड में आएगा 2, यानी k का जो मान आएगा वो 2 आएगा। फिर कह रहा है k का मान कितना नहीं आएगा, तो k का मान ना आने की पहली स्थिति में लेकर चलेंगे, k का मान ना होने तो इसको चाहे इसको लेकर किसी को हल करिए, तो मैं इसको लेकर चल रहा हूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है किसको आप लेकर के हल करेंगे। मैं छोटा पद लेकर चल रहा हूं, 1/k-1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k+1। फिर ये गुणा करेंगे तो 2k+1 इज नॉट इक्वल टू k-1। इस k को इधर ले आओ, इस 1 को उस साइड भेजो तो ये जाएगा इस साइड आएगा तो 2k-1 इज नॉट इक्वल टू -1, ये जाएगा तो ये भी -1, ये हो जाएगा k इज नॉट इक्वल टू, ये बता रहेगा -2। यानी इस प्रश्न में k का जो मान है वो -2 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। अगर -2 रहेगा तो इस प्रश्न का जो हल आएगा वो हमेशा समांतर की कंडीशन लेकर के रखेगा, ठीक है। तो यानी -2 के लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं है, अगर 2 के लिए लेकर चलेंगे तो इस समीकरण को हल निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। k का मान 2 हो सकता है परंतु k का मान -2 नहीं हो सकता है। k के बराबर 2 के लिए हल होगा, k बराबर 2 नहीं हो उसके लिए हल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एओ बटा में चित्र में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका चित्र भी देखिए। एक चित्र बना हुआ है ऐसे, यहाँ पे O है, ये है, B है और ये D है और ये C है।
क्वेश्चन में दे रहा है, चित्र के अनुसार दिया है AO बटा में OC। आप चित्र देख सकते हैं, आपकी बुक में स्क्रीन पे दिख रहा होगा। AO बटा में OC इक्वल टू BO बटा में OD इज इक्वल टू दे रहा है 1 बटा में 3। तो कह रहा है कि यदि DC बराबर 1.5, DC बराबर 1.5, तो कह रहा है कि AB का मान कितना आएगा। चलिए हल देखते हैं इसका। AO बटा में OC, AO बटा में OC यानी ये भुजा इसके अनुपात में है। BO बटा में OD, BO बटा में OD जिसके अनुपात में है, और इसका अनुपात दिया है 1:3। यदि इसका मान 1 होगा तो इसका मान 3 होगा, यदि इसका मान 1 होगा तो इसका मान 3 होगा। तो इसमें DC का मान दिया हुआ है, DC कहाँ है, यहां से यहाँ तक। इसका मान दिया है 1.5, ठीक है। तो कह रहा है AB का मान कितना होगा, यानी इसका मान कितना आएगा, ये पूछ रहा है x का। चलिए हल करते हैं। तो जिस अनुपात में ये दे रहा है, इन सब का अनुपात है, उसी के अनुपात में ये भी लेकर चलेंगे। हल करते समय बहुत ज्यादा लंबा नहीं क्वेश्चन को लेकर चलना, इसी को ले लेते हैं। AO बटा में OC, AO बटा में OC इक्वल टू लिख सकते हैं AB बटा में DC। कुछ नहीं करना, मान निकालना मुझे AB का मान निकालने के लिए DC को इधर भेज दीजिए। AO बटा में OC गुणे हो जाएगा DC बराबर लिखा जाएगा AB। मान रखिए AO बटा में OC का मान लिखा हुआ 1 बटा में 3 गुणे हो जाएगा DC की वैल्यू दिया है 1.5 बराबर हो जाएगा AB। 3 से कटाएंगे तो हो जाएगा 3 5 15 यानी 0.5 बराबर हो जाएगा AB। आप AB का मान इतना लिख सकते हैं या 1 बटा में 2 लिख सकते हैं बराबर AB, यानी AB का जो मान आएगा 1 बटा में 2, ठीक है। मात्रक सेंटीमीटर दिया है तो इसका भी मात्रक सेंटीमीटर भी होगा, यानी AB जो होगा वो आधा सेंटीमीटर आएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे तरफ, देखते जाइए। क्वेश्चन एकदम आसान है, सभी प्रश्नों को हल करेंगे आसानी से। थोड़ा सा भी समय आप देते हैं, यदि आपको समय क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं और स्पीड बढ़ा करके आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप स्लो मोशन में देखना है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल पे देखते रहिए। आगे की तरफ अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रश्न दिया हुआ कड़ी में 3, फिर दिया है 10 12 इंटू cot 45 इंटू cot 60 इंटू 10 78 और पूछ दिया इसका मान कितना आएगा। ये सब एक एक नंबर के प्रश्न हैं। इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल करते समय इसको तो रहने दीजिए। 10 12 और इसको इस साइड एक साथ ले लीजिए। 10 12 इसको लेते हैं 10 78, इसको काट 45 की वैल्यू 1 होती है, काट 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 10 60 अंश की वैल्यू होती है कड़ी में 3, तो काट 60 की वैल्यू होगी 1 बटा कड़ी में 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब के सब इंटू में है तो इसका काम तमाम हो जाएगा। 10 12 और 10 78 की प्रॉब्लम है तो इसको लिख सकते हैं 10 12, इसको लिख सकते हैं आप 10 90 -12 इंटू 1 को गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हो जाएगा 10 12 और इसको लिख सकते हैं काट 12, दोनों का गुणा करेंगे तो फिर 1 आएगा और यही फाइनल आपका एग्जाम रिजल्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, देखते रहिए बस।